चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ। चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ। आज तेरा पांव थक कर चूर है तो क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, इंसान जब कभी अपनी मंजिल की तलाश में निकलता है, अपने मकाम को हासिल करने की तलाश में निकलता है, तो कभी कभी उस मंजिल तक पहुंचने वाला जो रास्ता होता है, जो डगर होती है, जो राह होती है, जो उस मंजिल तक हमें पहुंचाती है, दरअसल कई बार वो हमें बहुत लंबा जान पड़ता है। बहुत ही बड़ा रास्ता, बहुत ही तंग रास्ता, कठिन डगर हमें महसूस होती है जब हम अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन इंसान को उस लंबी दूरी को तय करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए और उस मकाम तक, उस मंजिल तक, उस ऊंचाई तक दरअसल ले जाने वाला जो वो रास्ता है, वो जो लंबा रास्ता है, जो कई बार हमें बहुत बड़ा महसूस होता है, वो कितना भी लंबा या कितना भी दूर रास्ता क्यों ना हो, हमें उसको पार पाने के लिए अंत समय तक कोशिश करनी चाहिए, जब तक कि मनुष्य को उसकी मंजिल हासिल नहीं हो जाती, वो मंजर हासिल नहीं हो जाता जिसके लिए मनुष्य एफर्ट्स लगाता है, प्रयास करता है, मेहनत करता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी विशेष लक्ष्य को लेकर अपनी राह तय करते हैं, दूरी तय करते हैं, लेकिन हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, या जो हम करना चाहते हैं उसको हम हासिल नहीं कर पाते। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हम किसी एक उद्देश्य को टारगेट करके, एक गोल को टारगेट करके ही आगे बढ़ें या अपनी राह को पकड़ें, उस डगर को पकड़ें, उस डगर में आगे चलें। जी हाँ, अगर हम घर से कुछ कर गुजरने के हौसले के साथ निकल ही गए हैं अपनी मंजिल की तलाश में, और मान लीजिए कि हमें सफलता नहीं मिली है दरअसल उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिसको हमने कभी सोचा था, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई, पीछे मुड़ने से तो अच्छा है कि हम दोबारा एफर्ट्स लगाएं, या एक लक्ष्य अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम बेजोड़ मेहनत करें। जी हाँ दोस्तों, आज की जो शख्सियत, जो पर्सनैलिटी हमारे प्रोग्राम की गेस्ट हैं, वो दरअसल 1979 में भारत से रशिया तो गई थी अपने आइस का ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली, तो 1991 में वो भारत पहुँची पीएचडी करने के बाद, हायर स्टडीज़ करने के बाद, और आज वो भारत में एक और मजबूत, शक्तिशाली और इंस्पिरेशनल वुमेन के रूप में सबके लिए एग्जाम्पल बनी हुई हैं। जी हाँ, आज जिस वुमेन पर्सनैलिटी से हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं, भाई उनका नाम बताने से पहले मैं सबसे पहले श्रोताओं को करता हूँ नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का चिरपरिचित होस्ट अमित भट्ट, और हाजिर हूँ आपके लिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ, जिसे आप हर सप्ताह रात को 9 बजे सुनते हैं। शुक्रवार रात 9 से 10 आप सुनते हैं ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। मैं स्वागत करता हूं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जुड़े हुए हमारे तमाम सामीन को, लिसनर्स को, जो इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम एक मुलाकात। और
आपका ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान। जी हाँ दोस्तों, आज प्रोग्राम एक मुलाकात की गेस्ट हैं डॉक्टर कल्पना खराडे, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। दोस्तों, डॉक्टर कल्पना खराडे सन 1959 में मुंबई महाराष्ट्र में जन्मी थी और 13 वर्ष की आयु में आरपी यानी कि रेटिना पिगमेंटोसा के कारण उनकी दृष्टि, आंखों की ज्योति जाती रही थी। 1979 में अपने पिता की सहायता से वो रशिया चली गईं। वहाँ आइस का ट्रीटमेंट उन्हें कराना था। बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ को वहाँ संपन्न किया और 1991 में वो भारत सफलता के साथ वापस लौट गई। श्रोताओं, डॉक्टर कल्पना खराडे वर्तमान समय में मुंबई में केजे समैया कॉलेज में बतौर वाइस प्रिंसिपल कार्य कर रही हैं। डॉक्टर कल्पना को कई अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें नीलम कंगा सरीखे सम्मान शामिल है, लेकिन वर्ष 2013 में उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेट लेवल का बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी मिला था। डॉक्टर कल्पना खराडे वो शख्सियत है जिन्होंने दृष्टिबाधितों के लिए मैथ्स और साइंस के लिए मॉड्यूल प्रिपेयर करने में अपना सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूट दिया और बहुत से रिसर्च पेपर भी उन्होंने प्रिपेयर किए दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो कि दृष्टिबाधित हैं और मैथ्स और साइंस पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी गेस्ट मुंबई की कल्पना खराडे के बारे में हम बहुत सारी जानकारियां हासिल करेंगे। उन्हीं की जुबानी मैंने टेलीफोन लाइन पर मैडम कल्पना खराडे से बात की और उनके जीवन के बारे में जानना चाहा। आज के अपने इस प्रोग्राम में उनसे साक्षात्कार के दौरान उनसे हमारी बातचीत, ये टेलीफोनिक बातचीत बस कुछ ही पलों में। आप बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें प्रोग्राम एक मुलाकात। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। First of all, let me have this pleasure to welcome you on the program Ek Mulaqat today. Amit, it is my pleasure also to really communicate with our visually impaired friends. ये मेरी भी खुशी, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। मैं आपके प्रोग्राम के बारे में हमेशा पढ़ती रहती हूँ और आज मुझे मौका मिला है इस प्रोग्राम में आने का, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत दिल से खुशी हो रही है। जी, हमें भी खुशी है और हमारे जो लिसनर्स हैं, जो श्रोता हैं, उनको भी सुन करके बहुत खुशी हो रही होगी। मैडम, मैं सबसे पहले उस एरा में जाना चाहूंगा व्हेन यू आर एट द एज ऑफ 13 एंड यू लॉस्ट योर आई साइट ड्यू टू रेटिना पिगमेंटोसा। तो उसके बाद क्या होता है? वहां से आज की कहानी आपकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे। वो कहानी का छोटा सा एक बैकग्राउंड में 2-3 लाइन में बताती हूँ कि फॉर आवर विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स की मैं कोई अमीर घर से या बहुत बड़े घर से बिलोंग नहीं करती हूँ। एक बहुत ही सर्वसामान्य मिडिल क्लास फैमिली से मेरा संबंध है। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, माँ हाउसवाइफ थी और ऐसे सिचुएशन में एक बम्बई के छोटे से चौल में मेरा बचपन गुजरा है। तो ये सिचुएशन में जब एट द एज ऑफ 13 डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया कि मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हुआ है, तो वो इनिशियली काफी शॉकिंग था कि
ये एक्चुअली ये है क्या, उसके इम्प्लीकेशंस क्या है। डॉक्टर ने बहुत ही जनरल वर्ड्स में बता दिया कि इसकी विजन धीरे धीरे कम होती जाएगी और कुछ सालों के बाद उसके आंखों के सामने अंधेरा होगा। लेकिन वो अंधेरा इतना गहरा होगा कि कुछ दिनों में ही मुझे समझ में आया कि एक सेकंड में डॉक्टर ने जैसे मेरे पूरे भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था कि मेरी एजुकेशन इसका मतलब हो नहीं सकती है, मेरी जॉब की कोई गारंटी नहीं है, जैसे दूसरे लड़कियों के सपने होते शादी की मुझे कोई संभावना नहीं है। सारा कुछ, सारे रास्ते ही एक निर्णय से, डॉक्टर के एक निर्णय से रुक गए थे और करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि आरबी के बारे में कोई उपाय उस वक्त मेडिकल साइंस में नहीं था और वो आज भी नहीं है एक्चुअली। तो बस देखते रहना और भविष्य क्या है वो उसकी राह देखते रहना, उसका उतना ही हमारे हाथ में था। और ना ही मेरे पेरेंट्स के पास वो अवेयरनेस थी जो आज के पेरेंट्स के पास है कि बाबा एनजीओस के पास जाए, हेल्प ले ले, कुछ रिहैबिलिटेशन करे, उसके बारे में भी सोचा नहीं। उसका एक और कारण ये है कि हम बहुत डिनायल स्टेज में चले गए थे कि नहीं कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। वो एनजीओ के पास जाकर हेल्प लेना भी हमारे लिए बहुत मतलब काफी मुश्किल बात थी कि नहीं हम जाएंगे, कुछ नहीं होगा हमें, तो ऐसे सिचुएशन में करते करते मेरी स्कूलिंग खत्म हो गई और एक जैसे एक मिडिल क्लास लड़की की जो एस्पिरेशंस होती है, जॉब एस्पिरेशंस, कोई हाई एम्बिशंस नहीं थी। मैंने सिर्फ सोचा कि मैं एक टीचर बन जाऊंगी प्राइमरी स्कूल में। तो मैंने टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा किया उसके बाद कि मुझे लगा मेरे हाथ में अभी 2-3 साल है, उसमें उतना ही कर लूंगी, लेकिन वो भी नहीं सोचा कि वो जॉब कर पाऊंगी कि नहीं। और फिर मैं प्राइमरी टीचर की जॉब भी कर रही थी, धीरे धीरे वो जॉब करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया एक्चुअली। तो लेकिन क्या होता है कि जीवन में कभी कभी कुछ टर्न्स आते हैं, तो मेरे जीवन में भी एक ऐसा टर्न आया जिससे मेरी पूरी जिंदगी सॉर्ट ऑफ बदल गई थी, तो वो टर्न ऐसा था कि एक मराठी न्यूज़पेपर में एक छोटी सी न्यूज छपी कि रशिया में ये रेटिनाइटिस पिग्मेंटोसा की बीमारी पर कुछ एक्सपेरिमेंटल लेवल पे कुछ ट्रीटमेंट हो रही है। और ये सुनकर मेरे पिता जो थे, हम जैसे हमने, इसलिए मैंने बोला कि हम कोई अमीर नहीं थे, हमारी कोई स्टेट नहीं थी, जायदाद नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पापा बोले मैं अपने बेटी को लेकर रशिया जाऊंगा, तो ये काफी बड़ी चीज है एक मिडिल क्लास फादर जब कहते हैं कि मैं मेरी बेटी को रशिया लेके जाऊंगा। और फिर यू कैन इमेजिन कि कितना उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया होगा, कितना उन्होंने एनजीओ को अप्रोच किया होगा, कितनी लोगों को मिले होंगे, और ऐसे करते करते फिर फाइनली हमें रशिया से इन्विटेशन आ गया। और फिर हम मेरे एज के 18 साल में मैं रशिया चली गई और रशिया में जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि इसका जो प्रॉब्लम है वो काफी आगे जा चुका है, उसका कोई इलाज संभव नहीं है। तो ये सुनकर ये हमारे लिए बहुत शौक की बात थी कि इतनी मुश्किलों के बावजूद हम लोग उधर गए थे और अब डॉक्टर बोल रहे कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो मेरे पापा ने बहुत रिक्वेस्ट की उनको कि नहीं अभी हम आपको कुछ तो ट्रीटमेंट दीजिए, हम बिना ट्रीटमेंट के वापस भारत कैसे जा सकते हैं। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ठीक है हम देखेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन कोई उसकी गारंटी नहीं है ट्रीटमेंट की। फिर उन्होंने एक कोर्स दिया हमें ट्रीटमेंट का 10 दिन का और बोला कि ठीक है थोड़ी सी वो रिस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन ये ट्रीटमेंट उसको अगले 6 महीने के बाद फिर से लेनी होगी। तो 6 महीने के बाद जब फिर हमें 6 महीने उधर ही रहना पड़ा, क्योंकि वापस आकर हम भारत से रशिया वापस नहीं जा सकते, उससे हमारी उतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी ही नहीं थी। तो उसके बाद 6 महीने के बाद फिर से जब हमने दिखाया तो डॉक्टर ने बोला फिर से 6 महीने के बाद आओ। और तब जब हमने पूरी पूछताछ की, क्योंकि हमें एक तो वो भाषा नहीं आती, रशियन भाषा, जो भी हमारा उनके साथ संवाद होता था डॉक्टरों के साथ, वो वहाँ के जो हमारे भारतीय विद्यार्थी होते थे उनके द्वारा होता था। और वो रशिया उस टाइम एक आयरन कर्टन कंट्री थी, काफी खुले आम लोग बात नहीं करते थे किसी विषय पर। तो वो स्टूडेंट्स ट्रांसलेटर, एज ए ट्रांसलेटर आपके लिए वो काम आए जो स्टूडेंट्स थे वहाँ के? हाँ बस था ये। तो फिर उन्होंने ये इंडियन एम्बेसी ने हेल्प की, उन्होंने हमारे पापा को लोकली अपॉइंट किया और एक छोटा सा हमें रहने को फ्लैट दिया। फिर हम वहाँ पे रहने लगे। तो
मेरी ट्रीटमेंट चालू थी, लेकिन डॉक्टर ने यही बोला कि उसकी जो है वो विजन ही बच सकती है अगर वो 6 महीने के बाद ट्रीटमेंट का कोर्स लेती रहेगी, तब जो बची है विजन वही वो बच सकती है और उसका इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे सिचुएशन ऐसी है कि हम वो डार्कनेस में नहीं जाना चाहते थे, तो बच्ची कम से कम विजन बचाना चाहते थे। तो फिर एक सुझाव ऐसे आगे आया कि क्यों ना हमें वहाँ पे पढ़ने के लिए कुछ सुविधा हो जाए, क्योंकि वो एक सोशलिस्ट कंट्री थी उस वक्त रशिया, और रशिया में उस वक्त सभी सिटीजन्स को, रशियन सिटीजन्स को एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह फ्री होती थी, और वो सेम सुविधा थी वो फॉरेन स्टूडेंट्स को भी थी। तो फिर मैंने वहाँ की एंट्रेंस टेस्ट दी और वहाँ के फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, और फिर मैंने वहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन किया एंड पीएचडी की। तो ये जो मतलब वो जो मेरा स्टे रहा, भले ट्रीटमेंट के दृष्टि से शायद मुझे विजन प्राप्त नहीं हुई, लेकिन एजुकेशनल लेवल पे मुझे एक विजन प्राप्त हो गई, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि जब मैंने कॉलेज में फिर एडमिशन लिया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा अमित। मतलब काफी अच्छा मेरा रिकॉर्ड था, मैं कॉलेज में भी फर्स्ट थी, पीएचडी भी सक्सेसफुली कंप्लीट की उधर, और पीएचडी के बाद तब तक 12 साल गुजर गए थे रशिया के स्टे में। 1979 में आप रशिया गए थे? हाँ, 79 और 91 अभी हो चुका था जब मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई थी, और 12 साल में 2 बार ट्रीटमेंट भी चल रही थी। जो विजन थी वो बच चुकी थी, इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं हुई थी, लेकिन जो बची हुई विजन थी वो भी इतनी कम थी कि मुझे सिर्फ टीवी थोड़ा सा दिखता था, अकेली मैं चल फिर नहीं सकती थी, लिखना पढ़ना नहीं होता था। तो मैं उस वक्त के टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं टेप रिकॉर्डर वगैरह का यूज करके पढ़ रही थी, मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह करके ऐसे पढ़ रही थी, और रशियन फ्रेंड्स वगैरह हमें मदद कर रहे थे पढ़ने के लिए, या मेरा डिक्टेशन लेने के लिए। पीएचडी में काफी लिखना पढ़ना होता है, तो वो सब फ्रेंड्स के वजह से और मेरे टीचरों के वजह से ही वो सब पॉसिबल हो पाया। और जब 91 में मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई, तब फिर से एक ऐसा टर्न आया कि डॉक्टरों ने बोला कि ये जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हो एनकार्ड नाम की, वो ट्रीटमेंट अभी हम ओपन कर रहे हैं, क्योंकि तब तक वो ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंटल लेवल पे एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ही दी जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि ये ट्रीटमेंट अभी हम वर्ल्ड वाइड ओपन कर रहे हैं, आप चाहो तो इंडिया में भी उसको इम्पोर्ट करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। फिर मैंने सोचा कि अभी एजुकेशन हो चुकी है, वापस जाकर ट्रीटमेंट की बात जिसके लिए हम एक्चुअली रुके थे, तो अभी हम उसको चाहिए तो इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जॉब भी ढूंढना था, अपने पैरों पर खड़ा रहना था। तो फिर मैं जब भारत आ गई, मुंबई वापस आ गई 91 में, तो मैं सोमैया कॉलेज में ही, क्योंकि मैंने सोमैया से ही प्राइमरी टीचर एजुकेशन डीएड का डिप्लोमा किया था, तो मेरे प्रिंसिपल जो थे डीएड के, उनको बहुत अच्छा लगा कि अपनी एक स्टूडेंट जो डीएड सिर्फ थी वो अभी पीएचडी बन के आई है, तो उन्होंने काफी मुझे वेलकम वगैरह किया और बोला कि अपने ही सोमैया कॉलेज में अभी एक बीएड नाम का सेक्शन चालू हुआ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, सो आई थिंक यू विल बी एलिजिबल टू वर्क देयर। तो उन्होंने मुझे बीएड के प्रिंसिपल से मिलाया, और बीएड के प्रिंसिपल ने कहा कि यस वी हैव वैकेंसी, यू अप्लाई। तो फिर मेरा बकायदा इंटरव्यू वगैरह हुआ और मैं सिलेक्ट भी हो गई। लेकिन अमित, उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि आप भी जानते हो कि बीएड कोर्स है वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, और कोर्स में हमारे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को इतना वेलकमिंग तरीके से एडमिट नहीं करते थे उस वक्त 91 में। तो ऐसे सिचुएशन में किसी ने मुझे टीचर मतलब लेक्चरर के रूप में अपॉइंट करना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब सोमैया मैनेजमेंट ने ये काफी बड़ा कदम उठाया उस वक्त, उस जमाने में। हाँ, उस जमाने में 91 में, या मेरे जो प्रिंसिपल थे उस वक्त डॉक्टर देशमुख, उन्होंने भी ये देखा कि मैंने आप में सिर्फ काबिलियत देखी है, आप विजुअली इम्पेयर्ड हो कि नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये बोलना बहुत बड़ी बात होती है। जब आज हम देखते हैं कि कितने लोगों को आज भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, ऐसे जमाने में मुझे ये पॉजिटिव एग्जाम्पल मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं सही में उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो 91 से फिर मैं आई बिकेम द लेक्चरर इन एजुकेशन, और तब से लेकर आज तक मेरे 23 साल
का एक्सपीरियंस 24 साल में कंप्लीट करूंगी इस साल, और वो 24 साल में अमित, जिसे सही मायने में इंक्लूजन कहते हैं, आई एम प्रॉपरली प्रोफेशनली इंक्लूडेड पर्सन, प्रॉपरली मेन स्ट्रीम पर्सन, बिकॉज मुझे कभी मेरी तरफ कभी भी एक डिसेबल व्यक्ति करके नहीं देखा गया। सारे जो पोर्टफोलियो जो नॉर्मल लेक्चरर्स हैंडल करते हैं, वो सारे पोर्टफोलियो मैंने हैंडल किए हैं अपने कॉलेज में, और आज मैं उसी कॉलेज में, आज मैं वाइस प्रिंसिपल के पद पर हूँ, या पीएचडी की रजिस्टर्ड गाइड हूँ, या YCMO जैसे ओपन यूनिवर्सिटी की मैं कोऑर्डिनेटर रह चुकी हूँ, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के मैंने पेपर प्रेजेंट किए हैं, या मेरी इतनी पब्लिकेशन है। ये सब इसी का उदाहरण है कि अगर एक सही माहौल हो, मतलब मैं इस दौरान पेरेंट्स को भी बताना चाहती हूँ कि मेरा एग्जाम्पल एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव एग्जाम्पल इन द सेंस कि डिसेबल्ड बच्चों के पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, उसका बहुत बड़ा उदाहरण मेरे पेरेंट्स थे कि जिन्होंने हिम्मत दिखाकर रशिया तक मुझे लेके गए, जी, और काफी आपके फादर ने स्ट्रगल भी किया, मैंने पढ़ा था आपकी बायोग्राफी में। हाँ, ये एक तो फादर के मतलब पेरेंट्स कैसे होना चाहिए, इसका उदाहरण मेरे पापा है। दूसरा उदाहरण एक एम्प्लॉयर कैसे होने चाहिए, उसका बहुत बड़ा उदाहरण सोमैया मैनेजमेंट या हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर देशमुख थे। और मेरे स्टूडेंट्स ने भी मुझे एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है, कलीग्स ने एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट करना डज नॉट शोइंग सिंपैथी बट ट्रीटिंग मी as good as they are, expecting me all those things which otherwise can be expected from a lecturer. Exactly. ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे लगता है कि 91 में जैसे आपने बताया, और मुझे लगता है कि शायद आप पहले स्टूडेंट रहे होंगे सोमैया कॉलेज में उस दौरान, जिस तरीके से आपको पॉजिटिवली ट्रीट किया गया। तो आई थॉट यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट देयर। मैं स्टूडेंट नहीं थी 91 में, मैं लेक्चरर बन चुकी थी। जी, हाँ, मतलब मैं ये बोल रही थी कि उस वक्त बीएड में ब्लाइंड स्टूडेंट्स को एडमिशन ही नहीं देते थे। ऐसे सिचुएशन में उसी कोर्स की मैं टीचर बनना काफी बड़ी बात होती है ना। बिल्कुल बात है। और उस समय तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, अवेयरनेस भी सही में मतलब ज्यादा नहीं थी। कंप्यूटर्स वगैरह की, कंप्यूटर मैंने काफी लेट सीखा, वो भी आप जानते हैं जिन्हें प्रशांत नाइक, उन्होंने मुझे कंप्यूटर सिखाया, तो आज मैं काफी खुद को एम्पावर्ड फील करती हूँ। सही में मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज एम्पावर्ड मी अ लॉट इस मामले में। तो इट्स अ लर्निंग पार्ट फॉर अवर लिसनिंग एंड फॉर ऑल ऑफ अस। आप रशिया गए थे किसी और उद्देश्य के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और लेकिन वहाँ आपने हायर स्टडीज करके आप इंडिया आए। ये एक सीधी सीख है हम लोगों के लिए कि अगर हम कभी एफर्ट लगाते हैं और वो एक एफर्ट में अगर हमको सफलता नहीं मिलती तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, और उसी जगह पे हम उसको दूसरी तरह से अपने प्रयास कर सकते हैं और कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। हाँ, ये हमारी तो खैर है ही, चलो हार्ड वर्क, हार्डशिप वगैरह है ही, लेकिन जो माहौल है, जैसे कि पेरेंट्स हो या एम्प्लॉयर्स हो या सोसाइटी हो, वो अगर उनके पास बैरियर फ्री एनवायरनमेंट के साथ साथ अगर बैरियर फ्री हार्ट हो, तो आई थिंक वी वोंट फील आवरसेल्व्स एज डिसेबल्ड एट ऑल। जी। और आपने मैथ्स और साइंस जैसे जो सब्जेक्ट हैं, हाँ, जो मैंने आपने मॉड्यूल भी तैयार किए थे, रिसर्च पेपर आपने बनाए थे इंजीनियरिंग लोगों के। एक्चुअली मैं बिकॉज आई बिलोंग टू फील्ड ऑफ एजुकेशन, और मुझे मैं यही चाहती थी कि मैं जो भी एजुकेशनल प्रोजेक्ट ले लूं वो अपने ब्लाइंड बच्चों के लिए ही करूं। और आप खुद जानते हो कि ब्लाइंड बच्चों के साइंस और मैथ्स एजुकेशन की काफी समस्या है, और काफी आज भी बहुत एप्रीहेंशन है पढ़े लिखे लोगों में भी, काफी साइंटिस्ट लेवल के लोगों में भी बहुत स्केप्टिसिज्म है कि हाउ कैन ब्लाइंड लर्न साइंस एंड मैथ्स। तो इसीलिए मैंने दो जो प्रोजेक्ट्स लिए थे कि साइंस एजुकेशन फॉर गर्ल्स लिया था, एक मुंबई के कमला मेहता स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ मैंने काम किया था, और दूसरा ब्लाइंड बच्चों को एस्ट्रोनॉमी सिखाने का प्रोजेक्ट लिया था। अरे वाह, इंटरेस्टिंग। जी हाँ,
तो उसके लिए ऑफ कोर्स न्यू टेक्नोलॉजी जैसे गाइडेड डिस्कवरी या इंक्वायरी लर्निंग, ये स्ट्रेटेजीज का मैंने उपयोग किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, डेजी टेक्निक्स का टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, टॉकिंग मॉडल्स खुद बनाए सोलर सिस्टम के वगैरह, और मुझे अच्छे रिजल्ट्स आए। और मैं इसलिए खुश हूँ कि कम से कम दुनिया जाने की यस वी कैन लर्न साइंस, इवन वी कैन लर्न साइंस। एग्जैक्टली। हाँ।